हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वीडियो लेक्चर के इस सेकेंड पार्ट में स्वागत है। पहले पार्ट में आपने जनजाति की अवधारणा को, जनजाति से संबंधित शब्दावली के माध्यम से अर्थात टर्मिनोलॉजी के माध्यम से समझने का प्रयास किया और मेरा विश्वास है कि आपने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा है। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि जनजाति का भारतीय संविधान में जो नाम रखा गया है वो है अनुसूचित जनजाति। तो आइए हम अनुसूचित जनजाति या जनजाति को परिभाषा के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि परिभाषा उनकी विशेषताओं को प्रकट करता है। तो जनजाति को और भी उनकी विशेषताओं को, उनकी पहचान को बताने के लिए या समझाने के लिए अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने जनजाति की परिभाषा या इसको कहें अनुसूचित जनजाति की परिभाषा को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। तो सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार जनजाति परिवारों का एक संकलन है। इसका एक सामान्य नाम है, सामान्य भाषा बोलते हैं तथा जो सामान्य प्रदेश में रहता हो या रहने का दावा करते हो और सामान्यतया अंतर्विवाही नहीं होता हो, भले ही आरंभ में ऐसा करता रहा हो। ये इंपीरियल गजेटियर के अनुसार जनजाति के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है गिलिन एवं गिलिन। उनका कहना है कि स्थानीय आदिवासी के किसी भी ऐसे समूह या संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो, जनजाति कहलाता है। तीसरी परिभाषा बोआम के अनुसार जनजाति का अर्थ आर्थिक दृष्टि से ऐसा स्वतंत्र जनसमूह है जो एक भाषा बोलता है और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए संगठित होता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तव में जनजाति की पहचान क्या है या अनुसूचित जनजाति क्या है। चलिए इसको हम और भी क्लियर करने के लिए उनकी विशेषताओं को देखेंगे। पॉइंट के आधार पर उनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो जनजातियों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है जनजाति का एक निश्चित भूभाग होता है। कहने का तात्पर्य है यह एक क्षेत्रीय समुदाय है। दूसरा, सदस्य संख्या के आधार पर इनका काफी बड़ा आकार है। कहने का तात्पर्य है कई जनजातियां ऐसी हैं जो संयुक्त परिवार के रूप में रहती हैं और जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि अकेले छत्तीसगढ़ में मैंने 42 जनजातियां बताई और पूरे भारत देश में 774 से भी ज़्यादा जनजातियां हैं। तो ये जनजाति, अलग अलग जनजातियों की जनसंख्या में भी काफ़ी अंतर है। अर्थात यह एक बहुत बड़ा समुदाय है या इनका काफ़ी बड़ा सदस्य संख्या के आधार पर आकार देखने को मिलता है। तीसरा, इनकी एक अलग भाषा या बोली होती है। चौथा नंबर है जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता आत्मनिर्भर समुदाय, अर्थात ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। प्रकृति पर इनका पूरी रीति से निर्भर जीवन है। मुख्य रूप से इनका जो व्यवसाय है, देखेंगे कार्य है, वो है शिकार करना, दस्तकारी, कृषि और पशुपालन। और ये कार्य होने के कारण
ये अपने जीवन यापन के लिए इन्हीं पर निर्भर करते हैं। आगे है 5वां नंबर, जनजातियों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक सामान्य संस्कृति। संस्कृति का अर्थ है जीवन मूल्य, जीवन जीने का तौर तरीका, जीवन शैली, और जिसको कहा जा सकता है अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल। तो इनका जो जीवन जीने का तौर तरीका है बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सामान्य होता है। सामान्य जीवन शैली इनकी होती है। 6वां नंबर है अंतर्विवाही समुदाय। जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता अंतर्विवाही समुदाय, अर्थात ये जनजाति, जितनी भी जनजातियां हैं, मैंने पूरे भारत देश में 774 से भी ज्यादा जनजातियों की चर्चा की है, और ये जनजातियां अपनी ही जाति में विवाह को प्राथमिकता देते हैं। 7वां नंबर है आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़ी हुई। जनजातियों की विशेषताएं या जनजातियों की जो पहचान है, ये आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़ी हुई होती है, क्योंकि इनका जो कार्य है वो, या इनका जो जीवन है, मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर है, इसलिए ये अधिक पिछड़ी हुई जनजाति है। 8वां नंबर है स्वतंत्र राजनीतिक इकाई। सभी जनजातियों के अपने अलग कानून हैं। कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति या कोई भी निर्णय लेना हो तो उस समुदाय का जो मुखिया है या उस गांव का जो मुखिया है वही उसका निर्णय ले सकता है, और न्याय की जो प्रक्रिया है वो गांव के स्तर पर या समुदाय के स्तर पर या जाति के स्तर पर चलता है। 9वां नंबर है शिक्षा का अभाव, अर्थात शिक्षा की कमी। जनजातियों में शिक्षा की बहुत कमी देखी गई है या कमी पाई जाती है, और ये क्योंकि हजारों वर्षों तक ये जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करते आए हैं, और इसलिए वो शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और कई मायने में ये पिछड़ते चले गए। और चूंकि शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और प्रगति के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है, चूंकि ये किसी कारण से शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए इनकी दशा आज भी पिछड़ी हुई मानी जाती है, जो इनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। 10वां नंबर हम देखेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ी हुई जनजाति। क्योंकि ये जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं में हजारों सालों तक रहे, शिक्षा से वंचित हुए, तो स्वाभाविक है स्वास्थ्य भी इनका उच्चतम नहीं होगा या स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा, क्योंकि खान पान, रहन सहन, तौर तरीका, इसमें भी इनका जो स्तर है वो काफी नीचे देखने को मिलता है। 11वां नंबर है प्रकृति की पूजा। आज भी जनजातियों में प्रकृति की पूजा को महत्व दिया जाता है या आत्माओं की पूजा की जाती है, और ये इनके प्रकृति से अत्यधिक लगाव को प्रदर्शित करते हैं, जो जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। 12वां नंबर पे हम देखते हैं कुछ निश्चित निषेधों का पालन। जनजातियों में कुछ निश्चित निषेधों का पालन किया जाता है, जैसे विवाह, भोजन और व्यवसाय के संबंध में वो निषेधों का पालन करते हैं। 13 नंबर है टोटम या गोत्र पर विश्वास। जनजातियों का ये मानना है कि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो उनके जो पूर्वज हैं, कोई पक्षी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है, अर्थात वे अपने पूर्वज को किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी जानवर या कोई न कोई पेड़ पौधे से लगाते, जिसको वो टोटम कहते हैं। और लास्ट नंबर है पिछड़ा हुआ जीवन, यानी इनका जीवन, जनजातियों का जीवन, जिसको हम आज अनुसूचित जनजाति भी कह रहे हैं, इनका जीवन पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। इनका जीवन जो है वो
आज भी निम्न स्तर का जीवन देखने को मिलता है, जो इनकी विशेषता है, इनकी एक पहचान है। और अब यही कारण है कि भारतीय संविधान में इनको जोड़ने के लिए संविधान में अनुसूचित जनजाति नाम दिया गया और समाज की मुख्यधारा में इन सारे जनजातियों को, जो 774 से भी ज्यादा जनजातियां हैं पूरे भारत देश में, उनके लिए संविधान में एक व्यवस्था की गई है और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके शिक्षा को और उनके जीवन को और बेहतर करने के संविधान में उनके लिए कई प्रावधान किए गए हैं ताकि इन सब जनजातियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को ये जो जनजाति की अवधारणा टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो या मुझसे कुछ पूछना हो तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।